तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, किसे कहते हैं हम इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या है एक्चुअली। इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि लोग चॉइसेस कैसे करते हैं, इन द सेंस कि लोग हमेशा क्या है, रिसोर्सेज जो हैं वो स्केयर्स है। ठीक है, स्केयर्स यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, और लोगों की वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। तो वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज स्केयर्स हैं, और जो रिसोर्सेज जो स्केयर्स हैं उन रिसोर्सेज के भी कोई एक यूज नहीं है। ठीक है, जैसे कोई अगर सपोज पीस ऑफ लैंड होता और ये फिक्स होता कि यहाँ पर ये एक ही काम हो सकता है, सपोज स्कूल ही बन सकता है इसका। ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि इसी लैंड पर आप क्रॉप्स भी उगा सकते हो, इसी लैंड पर आप हाउसेस भी बना सकते हो, यहीं पर आप हॉस्पिटल, स्कूल्स या आपको जो भी पार्क्स वगैरह बनाना है वो सब इसी लैंड पे ही होना है। ठीक है, तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, हमारी वांट्स जैसे आपने देखा कि अनलिमिटेड है। वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, वांट्स कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, और फिर जो रिसोर्सेज जिनके थ्रू हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे वो रिसोर्सेज हमारे जो हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो अब किस यूज में मैं उसको लाऊं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, दैट इज वी हैव टू मेक चॉइसेस। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कि स्केयरसिटी की कंडीशन में लोग चॉइस कैसे करते हैं, अपनी वांट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई कैसे करते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू कैसे वो अचीव करते हैं। ये हमारा सारा इकोनॉमिक्स का जो है फोकस रहता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स को दो लेवल पर स्टडी करते हैं। ठीक है, एक होता है माइक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल मतलब हम छोटी यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स को हम, ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, यानी यहाँ पर हम इंडिविजुअल यूनिट्स जो होती है, इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं आपकी एक हाउस होल्ड, फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री। ठीक है, तो इनको, इनकी जो प्रॉब्लम्स होती है इनको हम स्टडी करते हैं। क्लियर। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको हम एज अ होल, इकोनॉमी को एज अ होल हम स्टडी करते हैं। तो माइक्रो में हम इंडिविजुअल यूनिट्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला एक हाउस होल्ड हो गया, या आप बोल सकते हो एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन, या एक हाउस होल्ड, एक फर्म, या एक इंडस्ट्री। ठीक है, इनके बारे में, इनकी डिसीजन मेकिंग को हम स्टडी करते हैं हमारे। हाँ, नेट चला गया था। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स या स्मॉल यूनिट्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब स्मॉल यूनिट्स में हमने बात करी थी फर्म और इंडस्ट्री की। तो फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है, किसे हम कहते हैं फर्म, क्या होती है इंडस्ट्री। फर्म तो एक इंडिविजुअल फर्म हो गई, एक इंडिविजुअल यूनिट हो गई जो गुड्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री होती है ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स। ठीक है, जैसे कि अगर आप कार इंडस्ट्री की बात करो, ठीक है, कार इंडस्ट्री में सुजुकी हो गई, होंडा, ये सब फर्म्स हैं। ठीक है, hyundai एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी क्या हैं, फर्म्स हैं, और इन फर्म्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये फर्म और इंडस्ट्री के बीच में डिस्टिंक्शन हो जाएगा। तो चाहे आप एक फर्म के बारे में स्टडी कर रहे हो, चाहे आप एक इंडस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हो, ये क्या है, ये माइक्रो लेवल की स्टडी है। मैक्रो लेवल में क्या होता है,
मैक्रो लेवल पर क्या होता है, मैक्रो लेवल पर हम सारी इंडिविजुअल, ठीक है, ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स, ऑल इंडिविजुअल्स या ऑल हाउसहोल्ड्स बोल सकते हो, ऑल द फर्म्स या ऑल द इंडस्ट्रीज, ठीक है, इनको हम एज अ वन यूनिट स्टडी करते हैं, ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल, दिस इज स्टडीज एज, दिस इज स्टडीड एज एन इकोनॉमी एज अ होल। तो पूरी इकोनॉमी को जब हम स्टडी करते हैं, हम एक इंडिविजुअल पे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी में और माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी में, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी के सब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, एक इंडिविजुअल फर्म अपना प्राइसिंग डिसीजन कैसे ले रही है, एक इंडिविजुअल यूनिट अपना, जो एक इंडिविजुअल फर्म है वो अपने कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, एक इंडिविजुअल या एक हाउस होल्ड अपनी इनकम को कैसे स्पेंड कर रहा है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। तो ये सारा हमारा रहता है सब्जेक्ट मैटर किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो इंडिविजुअल यूनिट से रिलेटेड होता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पूरी इकोनॉमी का प्राइस लेवल क्या है इकोनॉमी में, ठीक है, उससे इन्फ्लेशन आपको पता चलता है, एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड आपको पता चलेगी इससे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका पार्ट हो जाएगा, सॉरी, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, टोटल डिमांड, गुड्स और सर्विसेज की टोटल डिमांड, ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया, ठीक है, ये सारा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस आता है, मैक्रो में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑल द इकोनॉमिक यूनिट्स एज अ होल, उसको हम इंडिविजुअली नहीं स्टडी कर रहे, हम टोटल आउटपुट, टोटल प्राइस लेवल उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एज अ होल हम स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमी को। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, एक सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल हाउस होल्ड, एक सिंगल फर्म या एक सिंगल इंडस्ट्री, इनकी प्रॉब्लम्स को जब आप स्टडी करते हो तो दैट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बेसिक पैरामीटर, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है पहले, तो आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी आप स्टडी करते हो सारी जीडीपी, ये जीडीपी का मतलब क्या हुआ, इनकम, तो इनकम के अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, तो वहां पर इनकम जो है मेन पैरामीटर हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखोगे कि सारी स्टडी जो है प्राइस के अराउंड होती है, ठीक है, प्राइस और डिमांड में रिलेशन, प्राइस और सप्लाई में रिलेशन, ठीक है, प्राइस क्या रखना चाहिए, क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए उसके हिसाब से, तो वो सारा प्राइस के अराउंड आपका सारी स्टडी कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक पैरामीटर प्राइस है, तो इसलिए आप इसको प्राइस थ्योरी भी कह सकते हो, ठीक है। एजम्पशंस, हमारी एजम्पशंस क्या रहती है, हम इकोनॉमिक्स में मतलब एक का बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स इज फुल ऑफ अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस भरी हुई हैं और एग्जेम्पशंस भरी हुई है, एक्सेप्शन, सॉरी, नॉट एग्जेम्पशंस, एक्सेप्शंस। तो अजम्पशन, हमारी जो भी इकोनॉमिक थ्योरी होती है उसमें कुछ हम अज्यूम करके चलते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी हमारी थ्योरी है उसमें हमारा अजम्पशन क्या रहता है कि देर इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है कि हमने रिसोर्सेस को इस तरह से एलोकेट किया हुआ है कि जिससे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है या कॉस्ट मिनिमम आ रही है। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल। बेस्ट पॉसिबल एक फर्म के लिए क्या होता है, बेस्ट पॉसिबल होता है या तो कॉस्ट मिनिमम हो या प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है, यही दो सिनेरियो होते हैं। तो ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये अजम्पशन होती है बेस आपके मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज में, ठीक है। और वो अचीव क्या करना चाहते हैं, वो अचीव करना चाहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की आप हर एक थ्योरी में देखोगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे अचीव होता है, ये उनका स्टडी रहता है।
अजम्पशन रहती है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमम है, यानी हर एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि रिसोर्सेज का फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, कोई भी रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड नहीं है। और हम वहां पे करना क्या चाहते हैं, हम क्या वहां पे जानना चाहते हैं, हमारी स्टडी सारी रहती है किस पे, कि ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कैसे अचीव करें, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फोकस ऑफ स्टडी रहता है, और जबकि अजम्पशन हमारी है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, ठीक है। अब जो एनालिसिस, टाइप ऑफ एनालिसिस, किस तरह का एनालिसिस हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सभी यूनिट्स में चेंज एक साथ स्टडी करते हैं, तो हम बोलते हैं उसे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने डिमांड जैसे पढ़ा होगा, डिमांड में आप क्या बोलते हो कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है, आप बाकी सब चीजों को कांस्टेंट मान लेते हो और प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हो। तो ये जो एनालिसिस है, ये कैसा एनालिसिस है, ये पार्शियल एनालिसिस है, कंप्लीट एनालिसिस नहीं है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कोशिश करते हैं कि एक जनरल एनालिसिस, जनरल इक्विलिब्रियम हम स्टडी करें, ठीक है, कि सभी यूनिट्स में एक साथ चेंज आ रहा है जहां पर। क्लियर? अभी तक कोई प्रॉब्लम्स? अंबिका, अभी तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स, नेचर, इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है। इकोनॉमिक्स को हम एज अ पॉजिटिव साइंस और एज अ नॉर्मेटिव साइंस दोनों तरीके से हम स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस के फॉर्म में अगर हम इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है कि हम जो है उसको हम स्टेट कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं कर रहे, हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, हम कोई अप्रूवल या डिसअप्रूवल के लिए हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो हो रहा है, ठीक है, कि क्या कॉज है, क्या उसका इफेक्ट है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस एनालाइजेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे इकोनॉमी में अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम स्टेट कर रहे हैं कि इतने लीटर अल्कोहल हर एनम, हर ईयर जो है प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं, हमको यहाँ पर कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई अप्रूवल या डिसअप्रूवल की बात कर रहे हैं, सिर्फ जो फैक्ट है हम उसको एज इट इज बता रहे हैं। ये होता है पॉजिटिव साइंस, ठीक है, जहां पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि अल्कोहल का प्रोडक्शन इतना हो रहा है और ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ पर हम एक जजमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, कि वो चीज डिजायरेबल है या नहीं है। ये कहलाता है आपका नॉर्मेटिव साइंस। तो ये क्या चीज स्टडी करता है, व्हाट द थिंग्स शुड बी। जबकि पॉजिटिव साइंस में आपने क्या देखा, पॉजिटिव साइंस सिर्फ स्टेट करता है व्हाट इज, ठीक है, और नॉर्मेटिव साइंस आपको बताता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इट इज कंसर्न्ड विद वेलफेयर प्रोपोजिशंस, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस क्या एक्सप्रेस करता है, व्हाट इज, एंड एज अ नॉर्मेटिव साइंस इट एक्सप्रेसेस व्हाट शुड बी। तो इसका बेसिस क्या होता है एज अ पॉजिटिव साइंस, कॉज एंड इफेक्ट, जो भी फैक्ट है उसको बताना कि ये हो रहा है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। और नॉर्मेटिव साइंस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एथिक्स या फिर जजमेंट्स की बात करते हैं, वैल्यू जजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव साइंस डील्स विद एक्चुअल या रियलिस्टिक सिचुएशंस, ठीक है। और जबकि नॉर्मेटिव साइंस जो है वो आइडियलिस्टिक सिचुएशंस के साथ डील करता है कि किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो ये सब हो गया हमारा इकोनॉमिक्स के बारे में। हमने इकोनॉमिक्स देख लिया, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस देख ली, ठीक है, और नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स देख लिया कि हम इकोनॉमिक्स को एज अ पॉजिटिव साइंस, एज अ नॉर्मेटिव साइंस, दोनों तरीके से हम स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड, किसी भी चीज का अप्लाइड फॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कोई थ्योरी, किसी सब्जेक्ट की थ्योरीज का आप यूज कर रहे हो,
तो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल जहां पे आप बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में आप यूज करते हो, वो कहलाता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स या आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोल सकते हो उसको। इट डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, theories of economics methods to the analysis of decision making problems faced by business firms। ठीक है, तो एम्फेसिस क्या हो किस पे होता है, ऑन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग रादर देन ऑन प्रिडिक्टिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैनेजर्स को हेल्प, डिसीजन मेकिंग में हेल्प किस तरह से की जा सकती है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स enables a businessman या मैनेजमेंट to make proper economic decisions and undertake proper, timely, precise and effective forward planning। ठीक है, तो मैनेजमेंट को या बिजनेस ओनर्स को हेल्प करना उनकी डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में। ठीक है, क्या क्या बिजनेस डिसीजंस होते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस डिसीजंस होते हैं शॉर्ट रन से रिलेटेड। शॉर्ट रन से रिलेटेड हो सकते हैं आपके प्राइस और आउटपुट। ठीक है, आप प्राइस बढ़ाओगे तो आउटपुट कम हो जाएगा, ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाएगी तो आप आउटपुट भी कम प्रोड्यूस करोगे। डिमांड से रिलेटेड डिसीजंस हो सकते हैं। ठीक है, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, एडवर्टाइजिंग किस तरीके से, कौन सी एडवर्टाइजिंग का हम मोड इस्तेमाल करें। ठीक है, लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन के प्रोडक्शन डिसीजन, मेन जो यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, ये आपके टाइप्स ऑफ बिजनेस डिसीजंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि वो फर्म की स्टडी को कर रही है, फर्म को स्टडी कर रही है। ठीक है, मतलब एक फर्म किस तरह से डिसीजंस लेती है, अपने प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करेगी। ठीक है, तो वो सारा उसके बारे में होता है, तो इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर इट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी, ये होता है यहाँ पर। ठीक है, कि मैं कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता हूँ, या मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, या रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। फिर इट इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहते हैं हम, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बिजनेस सॉरी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है आपका इट इज प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव है मतलब आपको सजेशंस दे सकती है, इकोनॉमिक्स आपको सजेशंस दे सकती है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट एक आपको रूट नहीं बता सकती कि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपको प्रिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शंस देती है। देन इट यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी इकोनॉमी एज अ होल उसकी स्टडी है, और एक इंडिविजुअल जो फर्म है वो उसके आसपास के एनवायरनमेंट, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, उससे अफेक्ट हो रही है। जैसे बिजनेस साइकिल्स है, बिजनेस साइकिल किसी एक फर्म को अफेक्ट नहीं करती, वो मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमिनन है, वो सारी फर्म्स को अफेक्ट करता है। उस इकोनॉमी के अंदर, उस कंट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट होंगी बिजनेस साइकिल से। तो वो बिजनेस साइकिल्स की समझ होनी चाहिए मैनेजमेंट को। ठीक है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो उसके अम, जो भी प्रिंसिपल्स, लॉज, उनको अप्लाई कर सके। ठीक है, देन इट यूजेस द थ्योरी ऑफ फर्म, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो वहीं पर हमने देख लिया था कि वो फर्म की स्टडी से जो है कंसर्न्ड है। ठीक है, तो इसलिए इट यूजेस द थ्योरी ऑफ फर्म। देन इट इज मैनेजमेंट ओरिएंटेड। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, क्योंकि वो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस क्या है, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिससे कि वो एनालिसिस कर सके डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, देन इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी जैसे
मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब कई सारे फील्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जैसे स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल हो जाएगा उसमें, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी है माइक्रो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट एज वेल एज अ साइंस। साइंस क्या चीज होती है? साइंस ऐसा कोई भी फील्ड जिसका एक मतलब वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके कुछ प्रिंसिपल्स होती हैं, लॉज होती हैं, तो वो साइंस कहलाता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है, क्योंकि इट इज अ वेल डिफाइंड फील्ड ऑफ नॉलेज। ठीक है, दूसरा फिर इसमें आता है कि इसके कुछ अपने प्रिंसिपल्स लॉज हैं। एग्जैक्ट लॉज नहीं है, जैसे कि आपके साइंस के लॉज होते हैं उस तरह के एग्जैक्ट लॉज नहीं है। ठीक है, हर एक लॉ का आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, उसके एक्सेप्शंस हो जाएंगे। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होती। तो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, बट इट इज अ साइंस। ठीक है, बट इन एग्जैक्ट साइंस। फिर आता है आर्ट। आर्ट क्या होता है? नॉलेज को अप्लाई करना आर्ट कहलाता है। ठीक है, हम नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर्ट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो भी नॉलेज होती है, मैनेजमेंट जो है उसको, मैनेजर्स जो है उसे स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं। अपनी हर एक फर्म की अलग सिचुएशन होती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो उस नॉलेज को अप्लाई कर रहा है, सो इट इज एन आर्ट। ठीक है, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मेन ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प प्रोवाइड करे मैनेजमेंट को। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे देख सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंटीग्रेट इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। इन दोनों को इंटीग्रेट करना। एम्प्लॉय मोस्ट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, एलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेज इन ऑप्टिमल मैनर। स्केर्स यानी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से एलोकेट करना। टू मेक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द फर्म, टू हेल्प अचीव अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म लाइक अटेनिंग इंडस्ट्री लीडरशिप। मतलब हर एक फर्म का अपना एक ऑब्जेक्टिव है कि वो मार्केट का लीडर बन जाए, मार्केट में सबसे बड़ा शेयर उसका हो। तो वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करने में हेल्प करना। रिस्क को मिनिमाइज करना, खत्म आप नहीं कर सकते रिस्क को, अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हो पहले से प्लानिंग करके। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स आपको बिजनेस की समझ देता है, फर्म किस तरह से ऑपरेट करेगी, अपने प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकती है, उस चीज की समझ देता है। तो उस तरह से आप रिस्क अनसर्टेनिटी इसको मिनिमाइज कर सकते हो। इट हेल्प्स इन डिमांड एंड सेल्स फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है एंटिसिपेट करना। आपको प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे, तो उसके लिए आपको डिमांड पता होनी चाहिए कि मार्केट में कितना मेरा गुड्स बिक जाएगा, उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, कि मतलब सपोज करो डिमांड से ज्यादा आपने प्रोडक्शन कर दी, तो वो अनसोल्ड गुड्स पड़ा रह जाएगा। ठीक है, और अगर वो जल्दी खराब हो जाता है तो फिर आपका सारा इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा। ठीक है, और अगर डिमांड ज्यादा है, आपने प्रोड्यूस कम करा, यानी आप जो प्रॉफिट अर्न कर सकते थे वो प्रॉफिट आपने वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें इसके लिए फोरकास्ट करना पड़ता है कि डिमांड कितनी है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं। देन टू हेल्प इन operation of firm by helping in planning, organizing, controlling, etc., helping in formulating business policies and profit maximization। ये सब ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के। ठीक है, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? तो जैसा मैंने पहले बताया, डिमांड और एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस करना, डिमांड का फोरकास्टिंग करना, ये सब ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो यहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्रोडक्शन एनालिसिस, कितना हम क्वांटिटी प्रोड्यूस करें कि कॉस्ट मिनिमम हो या प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक है, प्राइसिंग किस तरह से की जानी चाहिए, क्या पॉलिसीज हमें बनानी चाहिए प्राइसिंग के लिए। ठीक है, क्या प्राइसिंग की क्या प्रैक्टिसेस हैं, हमें कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, देन प्रॉफिट मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है हमें, मतलब
कुछ सिचुएशंस होती है जहाँ पे आप सेल्स मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे, ठीक है, जहाँ पर आपको मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना है, ठीक है, तो वहां पर आप सेल्स मैक्सिमाइज करोगे। लेकिन जनरली जो है वैसे क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट के बिना एक बिजनेस काम नहीं कर सकता। प्रॉफिट क्या है, लाइफ ब्लड है बिजनेस का, ठीक है, तो जब तक उसे प्रॉफिट नहीं होगा वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आगे कंटिन्यू करने के लिए, सर्वाइवल के लिए उसे एक मिनिमम प्रॉफिट की जरूरत है। तो वो प्रॉफिट कितना अर्न करना है, कैसे अर्न करना है, वो आपको पता करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट क्या होगा आपका, एसेट्स, कैपिटल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये सारा आपका प्लानिंग इसमें यूज कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री क्या होती है, स्टॉक हो गई, तो स्टॉक मैनेजमेंट आइडियल कितनी मतलब होनी चाहिए स्टॉक, तो वो सब करने में हमें हेल्प करता है। फिर आता है आपका एनवायरमेंटल इश्यूज, कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का भी एक पार्ट है, ठीक है। दे आर रिलेटेड टू बिजनेस, सोशल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जिसमें कि एक बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना, तो उस एनवायरनमेंट के बारे में जानना मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। यही इसी का ही पार्ट आ जाएगा बिजनेस साइकिल। तो जैसे मैंने बताया ये दोनों मैक्रो इकोनॉमिक जो है इश्यूज हैं, ठीक है, जिससे कि मैनेजमेंट जो है अपने आप को अलूफ या अलग नहीं रख सकता, ठीक है, तो इन चीजों की नॉलेज होना मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है। क्लियर, तो ये चीजें समझना इसमें हेल्प करता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स इन चीजों से डील करने में या इनको एनालाइज करने में, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक कोई डाउट है? नेक्स्ट हम आते हैं ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फर्म के। मेन ऑब्जेक्टिव तो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस फर्म्स के, तो अलग अलग थ्योरीज हैं हमारे पास। तो पहली बाउमोल की थ्योरी है। बाउमोल का हाइपोथेसिस है कि सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइजेशन, सेल्स रेवेन्यू का मैक्सिमाइजेशन ये एक ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस फर्म का, ठीक है, क्योंकि आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में देखोगे तो ओनर और मैनेजमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है, तो ओनर्स को प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए होता है, लेकिन मैनेजमेंट का जो इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं वो आपने देखा होगा सेल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या एक रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, जिससे कि जो फर्म जो है वो सरवाइव करे, क्योंकि जब तक वो बिजनेस सरवाइव करेगा तब तक उनकी जॉब, ठीक है, वो बिजनेस बंद हुआ तो उनकी जॉब भी गई, तो इसलिए सबसे पहली जरूरत है कि बिजनेस सरवाइव करना चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम जितना सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट वो अर्न करे। उसके बाद उनका क्या रहता है मेन, कि सेल्स कैसे इंक्रीज हो, ठीक है, क्लियर। तो इसका इस लॉजिक, इसका मतलब लॉजिक क्या है, देर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन लार्ज बिजनेस फर्म्स, तो डिस्टिंक्शन हेल्प्स द मैनेजर्स टू सेट देयर गोल्स अदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। इस सिचुएशन में मैनेजर्स मैक्सिमाइज देयर ओन यूटिलिटी फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू बॉमोल, मोस्ट रीजनेबल फैक्टर इन मैनेजर्स यूटिलिटी फंक्शन, मैनेजर्स यूटिलिटी फंक्शन मतलब मैनेजर को क्या यूजफुल लगता है, वो क्या है, सेल्स रेवेन्यू का मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। इससे क्या होता है, सैलरी एंड अदर अर्निंग्स ऑफ मैनेजर आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू सेल, सॉरी सील नहीं है ये सेल है, सेल्स रेवेन्यू दैन टू प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उसकी सैलरी, उनकी सैलरी सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट। बैंक्स एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन लुक एट सेल्स रेवेन्यू वाइल फाइनेंसिंग, तो बैंक्स वगैरह या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो जो है सेल्स को, रेवेन्यू कितना अर्न कर रही है एक फर्म उसको पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। ट्रेंड इन सेल रेवेन्यू इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस फर्म, ठीक है। इंक्रीजिंग सेल्स रेवेन्यू हेल्प्स इन एनहांसिंग प्रेस्टीज ऑफ द मैनेजर्स, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो मैनेजर्स की प्रेस्टीज इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर मैनेजर्स फाइंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अ डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव टू फुलफिल कंसिस्टेंटली ओवर टाइम एंड एट द सेम लेवल, यानी कि
साल दर साल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ज्यादा मुश्किल कंडीशन है, ठीक है। तो चेंजिंग कंडीशन के हिसाब से प्रॉफिट जो है फ्लक्चुएट हो जाएंगे, ठीक है। ग्रोइंग सेल्स स्ट्रेंथन द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ऑफ द बिजनेस फर्म इन द मार्केट एंड वाइस वर्सा। क्लियर, ये सारे रीजंस हो जाएंगे आपके क्यों कि सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एक ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव क्यों होता है एक बिजनेस फर्म का, ठीक है। ये हो गया बॉमोल का हाइपोथेसिस। इसके बाद आता है मैरिस का हाइपोथेसिस। मैरिस के अकॉर्डिंगली, मैरिस का हाइपोथेसिस क्या कहता है, फर्म का ग्रोथ रेट उसको मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैरिस, मैनेजर्स मैक्सिमाइज फर्म्स ग्रोथ रेट सब्जेक्ट टू मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ठीक है। यानी उनकी मैनेजरियल कैपेबिलिटीज, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, उसके ऊपर बेस्ड फर्म किस तरह से ग्रो कर सकती है, मैक्सिमम किस रेट पर ग्रो कर सकती है। तो फर्म का जो बैलेंस्ड ग्रोथ रेट दैट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट जीडी। जीडी का मतलब है ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्ट, ठीक है। यानी फर्म के जो प्रोडक्ट हैं उसकी डिमांड कैसे ग्रो हो रही है। फिर जीसी, जीसी मींस जो कैपिटल सप्लाई है फर्म की वो किस तरह से ग्रो हो रही है, ठीक है। तो फर्म्स ग्रोथ रेट इज कंसिडर्ड टू बी बैलेंस्ड। कब बैलेंस्ड माना जाता है, व्हेन डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सप्लाई ऑफ द कैपिटल इंक्रीज एट द सेम रेट। यानी कि ये दोनों ग्रोथ रेट सेम होने चाहिए। कैपिटल का जो ग्रोथ है उसका कैपिटल का ग्रोथ रेट और जो डिमांड का ग्रोथ रेट, उनके प्रोडक्ट की डिमांड का ग्रोथ रेट और जो उनको कैपिटल चाहिए उस कैपिटल का ग्रोथ रेट, दोनों अगर इक्वल हैं तो हम बोलते हैं कि फर्म का जो ग्रोथ रेट है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो दीज टू ग्रोथ रेट्स यानी जीडी एंड जीसी, दे आर ट्रांसलेटेड इनटू टू यूटिलिटी फंक्शंस। कौन कौन सी यूटिलिटी फंक्शन, मैनेजर की यूटिलिटी यानी मैनेजर की सेटिस्फैक्शन, और दूसरा ओनर की यूटिलिटी यानी ओनर की सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो मैनेजर की जो यूटिलिटी फंक्शन होती है और ओनर की जो यूटिलिटी फंक्शन होती है, ठीक है, उसको हम इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैनेजर की जो यूटिलिटी फंक्शन है, मैनेजर को यूटिलिटी किससे मिल रही है, सैलरी, उसकी जॉब सिक्योरिटी, पावर जो उसे मिल रही है, अथॉरिटी जो उसे मिलती है, प्रेस्टीज, स्टेटस, ये सारी चीजें मैनेजमेंट की सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करती हैं। ओनर की सेटिस्फैक्शन कैसे इंक्रीज हो रही है, ओनर की सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो रही है जब आउटपुट बढ़ रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट सर इंक्रीज हो रहा है। यस, सर कैपिटल वर्ड का क्या मीनिंग होगा इधर, कैपिटल और एसेट्स? कैपिटल एसेट्स भी हो सकता है, कैपिटल जो वो इन्वेस्ट किया है उन्होंने वो कैपिटल ग्रो ओके, हो रहा है। इन्वेस्टमेंट मतलब। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। तो ओनर की जो यूटिलिटी फंक्शन है, इट इंप्लाइज ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्ट एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल, ठीक है। ओनर की यूटिलिटी फंक्शन क्या है, फर्म की प्रोडक्ट की डिमांड से रिलेटेड है, उसके सप्लाई ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है। तो देयरफॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स यूटिलिटी मींस मैक्सिमाइजेशन ऑफ डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्ट। तो ओनर की यूटिलिटी यानी ओनर की सेटिस्फैक्शन कब बढ़ेगी, कब इंक्रीज होगी, जब फर्म के प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है, उनका जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है वो ग्रो हो रहा है। क्लियर। तो मैरिस के अकॉर्डिंगली, by maximizing these variables, managers maximize both their utility function and that of owners. तो इन वेरिएबल्स में, ठीक है, इन वेरिएबल्स को मैक्सिमाइज करके मैनेजर्स अपनी सेटिस्फैक्शन को भी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी अपनी यूटिलिटी फंक्शन को भी मैक्सिमाइज कर रहे हैं, और ओनर की जो यूटिलिटी फंक्शन है उसको भी मैक्सिमाइज कर रहे हैं। क्लियर है। तो पहला बॉमोल का था, बॉमोल का क्या कॉन्सेप्ट था कि फर्म जो है वो सेल्स को मैक्सिमाइज करना चाहती है। यहाँ पर क्या कह रहा है, मैरिस का क्या कहना है, मैरिस का कहना है कि फर्म का ग्रोथ रेट वो मैक्सिमाइज करना चाहती है, ठीक है, बिजनेस फर्म्स उसको मैक्सिमाइज करना चाहती है। तो इसमें मैनेजर्स यूटिलिटी फंक्शन और ओनर्स यूटिलिटी फंक्शंस का उसने सपोर्ट लिया है। और क्या बोला है उसने कि फर्म का जो ग्रोथ रेट है ये मैक्सिमाइज करना चाहते हैं मैनेजर्स, ठीक है, और उनकी
कंस्ट्रेंट क्या रहती है, उनकी लिमिटेशन क्या रहती है, क्या उनकी कैपेबिलिटी, मैनेजरियल कैपेबिलिटी क्या है, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, उसके ऊपर बेस्ड होता है कि ग्रोथ रेट कितना, ग्रोथ रेट वो मैक्सिमम ग्रोथ रेट अचीव कर सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, तो किस लिमिट तक वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। क्लियर है, ये दोनों हाइपोथेसिस क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम इन दोनों में? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, यस सर, क्लियर है। ओके। देन हम आते हैं विलियमसन का हाइपोथेसिस। विलियमसन का हाइपोथेसिस क्या कहता है, मैनेजर्स अपनी यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, ठीक है। तो बॉमोल और मैरिस के अकॉर्डिंगली, मतलब उसी की तरह विलियमसन का भी कहना यह है कि मैनेजर्स आर वेरी केयरफुल इन परस्यूइंग द ऑब्जेक्टिव्स अदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो मैरिस का भी यही था पॉइंट ऑफ व्यू, बॉमोल का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को मतलब फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मैनेजर्स सीक टू मैक्सिमाइज देयर ओन यूटिलिटी फंक्शन सब्जेक्ट टू अ मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, जैसा हमने बॉमोल की स्टडी में पढ़ा था, बॉमोल के हाइपोथेसिस में पढ़ा था, ठीक है। तो वो क्या चाहते हैं, पहला अपना मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न कर लेना जिससे कि ओनर सेटिस्फाई हो जाए, जिसने पैसा लगा रखा है उनको जो भी वो रीजनेबल डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनको डिविडेंड मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद फिर वो अपनी यूटिलिटी फंक्शन को इंक्रीज करते हैं। अपनी यूटिलिटी फंक्शन का मतलब क्या हुआ, अपना एडिशनल स्टाफ, अपना स्टाफ एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, ये मैनेजर्स यूटिलिटी फंक्शन है। तो किन किन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है ये, स्टाफ, ठीक है, फिर मैनेजरियल इमोल्यूमेंट्स यानी उनको क्या क्या इमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, और डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट्स, ये तीन चीजें हैं जो यहाँ पर हम देखते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ स्टाफ हो जाएगा, मैनेजर्स विल लाइक टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड नंबर ऑफ स्टाफ रिपोर्टिंग टू हिम, यानी कि उनको ज्यादा फैसिलिटीज, अपने लिए ज्यादा फैसिलिटीज क्रिएट करना, ठीक है। देन इंक्रीज इन मैनेजमेंट एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट्स क्या होते हैं, उनके जो इंसेंटिव्स होते हैं उनके, ठीक है, वो इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, लग्जूरियस ऑफिस हो गया, स्टाफ कार, कंपनी का फोन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें वो चाहते हैं अपने लिए। फिर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है, जहां पे वो अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए चाहिए उसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो मैनेजर्स अपने डिस्क्रिशन से वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्लियर? तो ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, ज्यादा बेटर प्लांट, ये मॉडर्न होगा, मॉडर्न नहीं होगा, मॉडर्न प्लांट, ठीक है। तो अब ये मैरिज सॉरी विलियमसन का हाइपोथेसिस, ये क्लियर है? सर इसमें और मैरिज में मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं पता लगा। नहीं, मैरिस ने तो ये बोला कि वो ओनर्स की जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करते हैं जिससे अपनी खुद की यूटिलिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है, यानी फर्म का ग्रोथ रेट हम्म थोड़े थोड़े, मतलब बहुत छोटे छोटे उनमें डिफरेंस होंगे। जैसे उसने हम्म। ग्रोथ रेट की, मैरिस ने ग्रोथ रेट की बात करी है कि फर्म का ग्रोथ रेट इंक्रीज करना, सर ठीक बट है। फर्म का जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होगा कि इन दोनों की यूटिलिटी अगर इंक्रीज होगी, मतलब मैनेजर की एंड ओनर की, यही था हाँ, ना? वो ओनर की यूटिलिटी को इंक्रीज करके, ओनर की यूटिलिटी को इंक्रीज करेंगे तो मैनेजर की यूटिलिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कि ओनर अगर, ओनर की यूटिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है कि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, ठीक है, प्रोडक्ट की हम्म डिमांड बढ़ रही है तो उनकी इंसेंटिव्स वगैरह बढ़ेंगे, सेल इंक्रीज होगी, उनके इंसेंटिव्स बढ़ेंगे, ठीक है, ये हम्म। सब चीजें होती है। क्लियर? तो ये ठीक है था सर। मैरिज का। हम्म। विलियमसन क्या कहता है, विलियमसन कहता है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के बाद मैनेजर अपनी यूटिलिटी जो है उसको इंक्रीज करना चाहता है, और उसकी यूटिलिटी फंक्शन में विलियमसन ने क्या चीजें इंक्लूड की हैं, स्टाफ एक्सपेंशन, ताकि उनको ज्यादा बेटर तरीके से हेल्प मिले, ठीक है। उनका जो हेल्पिंग स्टाफ है वो इंक्रीज हो जाएगा, उनके इमोल्यूमेंट्स इंक्रीज हम्म हो जाए, उनकी जो मतलब वो सपोज बेटर मशीन परचेज करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिशनरी पावर उनके पास आ जाएगी, हम्म। ठीक है ठीक है। सर, हो गया क्लियर। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, फिर आता है साइमन का सेटिस्फाइसिंग थ्योरी। सेटिस्फाइसिंग थ्योरी हमने बीएम में देखी थी, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन का जो था हमने देखा था,
बाउंडेड रैशनैलिटी, ध्यान है? यस सर। हमने पढ़ा था बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड का मतलब होता है लिमिटेड, लिमिटेड रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है? रैशनैलिटी का मतलब होता है कि हमारे डिसीजन में कोई जजमेंट्स, कोई ओपिनियंस, पर्सनल ओपिनियंस नहीं होने चाहिए, पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, इन सब से फ्री होना चाहिए डिसीजन हमारा, हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं। क्लियर? लेकिन साइमन का कहना है कि जो डिसीजंस है वो आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, ठीक है, और फ्यूचर अनसर्टेन है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप 100% परफेक्शन के साथ फ्यूचर को नहीं जान सकते। तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप कुछ अज्यूम कर रहे हो, और जहां आपने अज्यूम करा वहां पे मतलब क्या आया, आपके जजमेंट, आपके ओपिनियन, आपके बायस वहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वो क्या कर मतलब 100% परफेक्शन के साथ जज नहीं कर सकते, तो इसलिए वो सेटिस्फैक्ट्री एक डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है आपको नहीं पता, क्या मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, कि प्रॉफिट अब मैक्सिमम लेवल पर आ गया है कि नहीं आ गया है, तो वो नहीं जान सकते आप। क्यों? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, जिसके बारे में आप प्लानिंग कर रहे हो वो चीजें अनसर्टेन है। तो इसलिए मैनेजर क्या करने की कोशिश करता है, सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट्स अर्न करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये साइमन की थ्योरी है। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अंबिका, आपको क्लियर हो रही हैं चीजें? यस कंफ्यूजन, सर। कंफ्यूजन्स कहीं कोई? सर, सर डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है जहां पे मैं अपनी डिस्क्रिशन, यानी मैं अपना खुद का डिसीजन ले सकता हूँ, अपनी जजमेंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, वो डिस्क्रिशनरी होती है। ठीक है, ओके सर। कि यूजुअल से अलग मैं डिसीजन ले रहा हूँ, तो मेरे पास डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, तो इसलिए मैं नॉर्मल डिसीजन, जो रूटीन डिसीजन होते हैं उससे अलग मैंने डिसीजन ले लिया, तो वो डिस्क्रिशनरी पावर आपके पास है, तभी आप ले सकते हो। ठीक है, साइमन की हाँ थ्योरी जी आपको सर। आ गई समझ में? हाँ जी। ठीक है, साइमन के बाद है सायर्ट और मार्श का हाइपोथेसिस। ये भी सेटिस्फाइंग बिहेवियर ही है यहाँ पर भी। ठीक है, तो सायर्ट और मार्श, इनका जो हाइपोथेसिस है वो साइमन का ही एक्सटेंशन है, साइमन के हाइपोथेसिस का ही एक्सटेंशन है। साइमन ने क्या कहा था, दैट द रियल बिजनेस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ऐसी कंडीशन में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर फर्म्स टू एक्ट इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी अज्यूम्ड अंडर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस। यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस के अंडर जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, जो कंसिस्टेंसी हम अज्यूम करते हैं, तो वो चीज जो है पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ये साइमन का कहना था। तो इसलिए व्हाट दे सीक टू अचीव अ सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट और सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ। ठीक है, दिस बिहेवियर इज टर्म्ड एज सेटिस्फैक्शन बिहेवियर या सेटिस्फाइसिंग बिहेवियर। अब सायर्ट और मार्श ने इसमें क्या ऐड करा, that apart from dealing with uncertainties, managers need to satisfy a variety of groups of people। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल की सेटिस्फैक्शन को उनको ध्यान में रखना होता है। जैसे जो स्टाफ है, मैनेजरियल स्टाफ वो खुद ही है, जो दूसरा स्टाफ है जैसे लेबर है, ठीक है, शेयर होल्डर है, फिर कस्टमर्स, फाइनेंशियर्स, इनपुट सप्लायर्स, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एटसेट्रा। तो ऑल दीज ग्रुप्स हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इन द बिजनेस फर्म। ठीक है, तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन सबको सेटिस्फाई करना। ठीक है, तो बेसिक assumption of satisfying behavior is that firm is an association of different groups related to various activities। ठीक है,
So in order to clear up the conflicting interest and goals, managers form an objective level of the firm by taking into consideration goals such as production, sales and market, inventory and profit. These goals and objective levels are set on the basis of managers' past experience and their assessment of the future market condition. ठीक है, तो उन सबको सेटिस्फाई करना, यहाँ पर साइट और मार्च का क्या है, यहाँ पे जो व्यू पॉइंट है, जो फर्म है वो बहुत सारे ग्रुप से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारे डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो हर एक ग्रुप को सेटिस्फाई करना है, तो वो सेटिस्फाइंग बिहेवियर यहाँ पर आ जाता है। क्लियर? तो वो सेटिस्फाई करना ये फर्म का ऑब्जेक्टिव बन गया यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, फिर आता है रॉथस्चाइल्ड का हाइपोथेसिस, आखिरी हाइपोथेसिस है ऑल्टरनेटिव जो हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। तो रॉथस्चाइल्ड का हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, लॉन्ग रन सर्वाइवल, एक फर्म का लॉन्ग रन सर्वाइवल और उसका मार्केट शेयर जो है इंक्रीज हो। तो रॉथस्चाइल्ड ने क्या सजेस्ट किया, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑल्टरनेटिव टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो रॉथस्चाइल्ड के हिसाब से प्राइमरी गोल ऑफ द फर्म इज लॉन्ग रन सर्वाइवल, ठीक है, और इसके अलावा मार्केट शेयर का रिटेंशन, यानी मार्केट शेयर जो है कम से कम उतना मार्केट शेयर बना रहे, कम नहीं हो, इंक्रीज भी नहीं हो रहा तो कम से कम उतना बना रहे, ठीक है। तो द मैनेजर्स देयरफॉर सीक टू सिक्योर देयर मार्केट शेयर एंड लॉन्ग रन सर्वाइवल। तो इससे ज्यादा यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये 6 थ्योरीज या 6 हाइपोथेसिस हो गए आपके। इसके अलावा अब थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट है। क्लियर? ये बहुत ज्यादा वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, पहली जो है वॉकर की रेंट थ्योरी है, ठीक है। रेंट थ्योरी क्या है, वॉकर्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज रेंट ऑफ डिफरेंशियल एबिलिटी। जैसे लैंड, लैंड अलग अलग लैंड का अलग अलग रेंट होता है, किसके बेसिस पे, उस लैंड की अपनी जो यूनिकनेस होती है उसके कारण। उसी तरह से एंटरप्रेन्योर का जो है अलग अलग एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं। तो दिस इज द रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, किसकी, वॉकर की, ठीक है। आपको मेन चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वो क्या थ्योरी है और उसका प्रोपाउंडर कौन है, ठीक है। जैसे रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉकर है। क्लियर? दूसरी आती है वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, डेवनपोर्ट, टॉसिग और डेवनपोर्ट की वेज थ्योरी। तो प्रॉफिट को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वेज बोला जा रहा है। जैसे कि लेबरर काम करता है वैसे ही जो एंटरप्रेन्योर है वो भी क्या है, एक तरह का लेबरर है, वो मेंटल लेबर देता है, ठीक है, वो यहाँ पर अपनी मेंटल लेबर देता है। तो बाकी जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स ये भी मेंटल लेबर देते हैं, ठीक है, ये भी मेंटल लेबर का इस्तेमाल करते हैं। बट इनमें डिफरेंस क्या है, दैट एंटरप्रेन्योर रिसीव्स प्रॉफिट फॉर हिज स्पेशल एबिलिटी एंड हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये सरप्लस अमाउंट हो गया। तो वेज थ्योरी मतलब उसको लेबर के लिए जो उसकी मजदूरी मिल रही है वो है प्रॉफिट, ठीक है। क्लार्क की डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मतलब जहां पर डायनामिज्म होगा, ठीक है, जहां स्टैटिक है इकोनॉमी, स्टैटिक इकोनॉमी का मतलब जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो जहां कोई चेंजेस नहीं आ रहे वहां पर वो नॉर्मल वही चीज चलती रहेगी। तो प्रॉफिट क्या है, डायनामिज्म के कारण होता है। डायनामिज्म का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअसली चेंजेस आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली चेंजेस आ रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर को जो है वो कंटिन्यूअसली डिसाइड करना पड़ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली उसको डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, ठीक है, उसके कारण, ठीक है, जो है वो प्रॉफिट कम या ज्यादा हो रहा है। क्लियर? तो जहां स्टैटिक इकोनॉमी होती है वहां पर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। तो डायनामिज्म के कारण अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि फ्यूचर में कुछ चेंज आ जाएगा, तो एक अनसर्टेनिटी है, एक रिस्क है, उस रिस्क का रेमुनरेशन होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है और हॉली की है रिस्क थ्योरी।
रिस्क थ्योरी क्या है? रिस्क उठाना। क्लियर? दैट दोज हु हैव द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सर हाँ जी। सर डायनामिक नहीं क्लियर हुआ। डायनेमिक का डायनामिक मतलब ये थ्योरी। है कि डायनेमिक को स्टैटिक के साथ कंपेयर करोगे तो स्टैटिक में क्या होता है कि स्टैटिक में कोई कंडीशंस चेंज नहीं हो रही है, आपका एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है तो सब कुछ सेम है, इसका मतलब सर्टेनिटी है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, तो वहां पर वैसा कोई प्रॉफिट भी नहीं है उस तरह से। तो जहां डायनेमिक होगी इकोनॉमी, प्रॉफिट वहीं पर होगा, ये ओके कहना है सर, ठीक है सर, क्लार्क का। ठीक है। थैंक यू सर। हॉली कहता है, हॉली का कहना यह है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी का जो रेम्यूनरेशन है दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, सिंपली उसने रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ठीक है, इसको बोला है। तो प्रॉफिट इज द प्राइस दैट सोसाइटी पेज टू अज्यूम द बिजनेस रिस्क। क्लियर? तो प्रॉफिट में दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंटिंग कंपनसेशन फॉर एक्चुरियल लॉस सफर्ड ड्यू टू सेवरल क्लासेस ऑफ रिस्क, यानी रिस्क उठाने के कारण जो आपको लॉसेस हो रहे हैं उस लॉस का कंपनसेशन है प्रॉफिट। ठीक है, एक पार्ट वो है। दूसरा पार्ट क्या है? इट रिप्रेजेंट इंड्यूसमेंट टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ रिस्क इन द एंटरप्रेन्योरियल एडवेंचर। तो जब कोई भी अपना बिजनेस कर रहा है एक अनसर्टेन सिचुएशंस में, तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेस बियर कर रहा है उस कॉन्सिक्वेंसेस का कॉम्पनसेशन होता है, उसके लिए इंड्यूस करना, ठीक है, प्रेरित करना, प्रॉफिट वो काम करता है। तो लगभग दोनों जो थ्योरीज हैं बहुत रिलेटेड हैं, क्लार्क की थ्योरी और हॉली की थ्योरी। क्लार्क सिंपली ये कह रहा है कि डायनेमिक एनवायरनमेंट में ही प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। हॉली कह रहा है कि जो रिस्क लेता है, जो रिस्क उठाता है, वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो प्रॉफिट जो है रिस्क बियरिंग का रिजल्ट है। ठीक है। फिर उसी के जैसी थ्योरी है नाइट की। नाइट अनसर्टेनिटी बियरिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसने रिस्क और अनसर्टेनिटी को डिस्टिंग्विश करा। ठीक है, किसने? नाइट ने। तो रिस्क कैन बी क्लासिफाइड एज अ कैलकुलेबल एंड नॉन कैलकुलेबल रिस्क। ठीक है, कैलकुलेबल जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कैन बी एंटिसिपेटेड थ्रू अ स्टैटिस्टिकल डेटा। यानी आप स्टैटिस्टिकल डेटा, आप यानी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपके पास डेटा है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो आपकी कितनी रिस्क है। ठीक है, सच एज द रिस्क ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा, ये सब कैलकुलेबल होती है। आप इनका इंश्योरेंस करा सकते हो। ठीक है, इनको इंश्योरेंस करा सकते हो आप प्रीमियम देकर। ठीक है, जिसको आप क्या करोगे? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दोगे। तो ये तो ऐसी रिस्क है जो कैलकुलेबल है। अब दूसरी जो मेन इसने बात करी है अनसर्टेनिटी की, वो होती है नॉन कैलकुलेबल रिस्क। ठीक है, whose probability of occurrence cannot be determined, such as the strategies of competitor cannot be accurately assessed। और हम इसका इंश्योरेंस भी नहीं करा सकते कि जैसे कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी के कारण एक बिजनेस को लॉस हो जाता है, तो ये कैलकुलेबल रिस्क नहीं है। ठीक है, आप इसका इंश्योरेंस भी नहीं करा सकते। तो ये अनसर्टेनिटी है। इस अनसर्टेनिटी को बियर करने में जो वो रिम्यूनरेशन अर्न कर रहा है दैट इज प्रॉफिट। समझ आया? तीनों थ्योरीज में डिफरेंस समझ आ गया? सबसे पहला क्लार्क की डायनेमिक थ्योरी की, यस डायनेमिक सर। एनवायरनमेंट में ही प्रॉफिट अर्न हो सकता है क्योंकि अनसर्टेनिटी और रिस्क वहीं पर होगी। हॉली की रिस्क थ्योरी की, जो रिस्क उठाता है वही प्रॉफिट अर्न करता है। नाइट ने जो है रिस्क को डिवाइड करा दो पार्ट्स में, कैलकुलेबल रिस्क और नॉन कैलकुलेबल रिस्क। ठीक है, जो नॉन कैलकुलेबल रिस्क है वो अनसर्टेनिटी है। उस अनसर्टेनिटी को फेस करने में जो भी वो अर्न कर रहा है, कंपनसेट जो कर रहा है उस चीज को, वो है उसका प्रॉफिट। ठीक है, फिर शम्पीटर की जो थ्योरी है, शम्पीटर की थ्योरी है इनोवेशन से रिलेटेड। ये ध्यान रखना हमेशा। शम्पीटर ने क्या बोला है कि जो भी इनोवेट करेगा, यानी जो कुछ नया करेगा, वो प्रॉफिट अर्न करेगा।
ठीक है, प्रॉफिट कोई अर्न करता है, कुछ नया करता है तो। क्लियर? शम्पीटर की थ्योरी तो क्लियर है, इनोवेशन से रिलेटेड है, सिंपल। फिर यस सर। मार्क्स की जो थ्योरी है, मार्क्स की थ्योरी क्या कहती है? मार्क्स की थ्योरी कहती है कि काम जो है लेबर करता है, लेकिन लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेबर को उतना नहीं दिया जाता है जो उसको दिया जाना चाहिए। जो पार्ट उसकी वेजेस का नहीं दिया जा रहा है उसे, वो प्रॉफिट होता है जो एंटरप्रेन्योर के पास आया समझ में? यस सर। कार्ल मार्क्स आपको पता है कौन है? सोशलिस्ट, मतलब एक सोशलिज्म का बहुत बड़ा प्रोपाउंडर है। उसकी एक बुक थी दास कैपिटल, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में है, इसका मतलब होता है द कैपिटल, ठीक है। तो उसने कैपिटलिज्म की बहुत ही क्रिटिसिज्म करी है कि कैपिटलिज्म में लेबरर्स को जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनसे काम बहुत ज्यादा लिया जाता है, उतना उनको पे नहीं किया जाता है। तो वहीं पे वही बात कह रहा है यहाँ पर कि उनको अंडर पेमेंट की जाती है, उनसे काम ज्यादा कराया जाता है, तो जो भी पैसा उनको जाना चाहिए था वो उनको नहीं जाता है, जो सरप्लस बच गया वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। इस सरप्लस वैल्यू को प्रॉफिट बोलते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या कहती है? किसी भी फैक्टर का रेमुनरेशन क्या होता है, उसकी एक एडिशनल यूनिट कितना प्रोड्यूस करके दे रही है, ठीक है, वो चीज होती है। तो वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, ठीक है, ये एजवर्थ, चैपमैन, स्टिगलर और स्टोनियर और हेग, ये सब हैं। क्लियर? तो इसके उतने ज्यादा चांसेस नहीं है पूछे जाने के, बट फिर भी सिंपल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी किसी एक का भी नाम आता है तो इसमें आप बता सकते हो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपको पता है, अगर एक जो रिसोर्स है आपका, उसकी एक यूनिट एम्प्लॉय करो, एक यूनिट को यूज करते हो, जैसे एक एक यूनिट लेबर का अगर आप इंक्रीज कर देते हो, यानी आपके पास मान लो 10 लेबरर काम कर रहे हैं, आप एक 11वां लेबरर एम्प्लॉय करते हो, तो वो 11वां लेबरर कितना प्रोडक्शन करके दे रहा है, वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे marginal productivity means an addition to total productivity when an additional unit of a factor of production is employed. तो उसी तरीके से we can determine entrepreneurial ability by employing one additional unit of entrepreneur, या फिर उसको विड्रॉ करके हमें ये पता चल जाएगा कि एक एडिशनल यूनिट से कितना अर्न कर रहे हैं, कितना वो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर मॉडर्न थ्योरी कहती है कि एंटरप्रेन्योर की डिमांड और उसकी सप्लाई वो उसका प्राइस डिटरमाइन करेगी। तो एंटरप्रेन्योर का प्राइस क्या होता है? प्रॉफिट। क्लियर? ये सारी डिफरेंट थ्योरीज हैं, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नो सर।